हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अभी क्लास 12th का बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को कर रहे हैं जिसका नाम है इवोल्यूशन। और अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम तक कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के बाद अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। देखिए, हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम हो या नीट के एग्जाम हो, आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से ही आएगा। और बिल्कुल ये जो ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन है, मतलब कि प्लांट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, एनिमल्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसको हम बिल्कुल ना फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझेंगे। और आपको मेनली इसमें जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन याद रखना होगा कि कब कौन सा ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें आप लोग टाइमलाइन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। Today topic is a brief account of evolution. A brief account of evolution. देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि इसको हम लोग बिल्कुल फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझेंगे। और जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन बोलने का मतलब है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ, अर्थ का ओरिजिन कब हुआ, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ कब आया, फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स कब बना, फर्स्ट सेल कब बना, फर्स्ट सेल के बाद यूकैरियोट्स कब बना, मल्टी सेलुलर कब बना, इनवर्टिब्रेट्स कब आया, वर्टिब्रेट्स कब आया। तो ये जो टाइमलाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली आपको इस टॉपिक में यही याद रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था 2000 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है। ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ का ओरिजिन हुआ था 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ 4 बिलियन ईयर्स एगो। फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स, फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब जो आप लोग आरएनए और प्रोटीन को समझेंगे, है ना। फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स ये कब आया? 3 बिलियन ईयर्स एगो। और इसके बाद फर्स्ट सेल, जो कि प्रोकैरियोटिक होगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि प्रिमिटिव सेल यही है। फर्स्ट प्रोकैरियोट्स 2 बिलियन ईयर्स एगो। तो ये आपका बेसिक टाइमलाइन है। सबसे पहले यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ, अर्थ का ओरिजिन कब हुआ, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ कब आया, फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स कब आया, और फर्स्ट सेल कब बना। इसके बाद हम जो भी फ्लो चार्ट में लिखेंगे, मतलब इसको तो आपको याद ही कर लेना क्योंकि सारा पॉइंट एनसीईआरटी का है और यही आपके बोर्ड के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में आएगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेल बन गया, सबको पता है फर्स्ट सेल इज अ प्रोकैरियोट्स। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं प्रोकैरियोट्स का ओरिजिन कब हुआ? 2 बिलियन ईयर्स एगो। मतलब 2 बिलियन ईयर्स एगो, 2000 मिलियन ईयर्स एगो, है ना। प्रोकैरियोट्स का ओरिजिन कब हुआ? 2000 मिलियन ईयर्स एगो। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है 2000 मिलियन ईयर्स एगो प्रोकैरियोट्स आ गया। अब देखिए प्रोकैरियोट्स से आया कौन? यूकैरियोट्स। अब एनसीईआरटी में यूकैरियोट्स कब आया इसका कोई टाइम नहीं दिया है, लेकिन आप लोग को मैंने बताया इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी में प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स कैसे बना था। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता चुका है कि जैसे पहले जो बड़े वाले प्रोकैरियोट्स थे, उसने छोटे वाले प्रोकैरियोट्स को खाना स्टार्ट किया, लेकिन जो छोटा वाला प्रोकैरियोट्स था वो मरने से इनकार कर दिया। बोला कि आप मुझे खाइए लेकिन मैं मरूंगा नहीं। क्या क्या सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लिया। मतलब कि जो छोटा वाला प्रोकैरियोट्स था वो बड़े वाले प्रोकैरियोट्स को सर्वाइव करने में हेल्प करने लगा। जैसे आजकल हम लोग जिसको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी कुछ ऐसा ही होता है। सब क्या प्रोकैरियोट्स है, लेकिन बड़े वाले प्रोकैरियोट्स के अंदर है, जिसको हम यूकैरियोट्स बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो ये मैंने इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी वाला वीडियो लेक्चर देखिएगा तो ये समझ आ जाएगा प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स का ओरिजिन कैसे हुआ। इसके लिए एनसीईआरटी में कोई टाइमलाइन नहीं है। अब देखिए, यूकैरियोट्स के बाद आया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर,
बिल्कुल ऐसा समझेंगे। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स, फिर यूकैरियोट्स और फिर मल्टी सेलुलर। इसके लिए भी कोई टाइमलाइन नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसीलिए इसको आप लोग बस याद रखेंगे यूकैरियोट्स से फिर मल्टी सेलुलर। अब देखिएगा मल्टी सेलुलर के बाद ये बीच का 2000 मिलियन ईयर से वो ये खा गया है ना, 2000 मिलियन ईयर से वो जो प्रोकैरियोट्स था। इसके बाद डायरेक्ट एनसीईआरटी में जो दिया है वो दिया है 500 मिलियन ईयर्स एगो, 500 मिलियन ईयर्स एगो, है ना। देखिए पहले 2000 मिलियन ईयर्स एगो प्रोकैरियोट्स आया, फिर उसके बाद डायरेक्ट 5 मिलियन ईयर्स एगो में हम लोग को ला दिया गया है। 500 मिलियन ईयर्स एगो पहले जो इनवर्टेब्रेट्स था, इनवर्टेब्रेट्स ये पाया गया, इनवर्टेब्रेट्स वर एक्टिव। एनसीईआरटी का लाइन है ना, 500 मिलियन ईयर्स एगो जो इनवर्टेब्रेट्स था वो एक्टिव हो गया था, मतलब कि इसका जन्म हो चुका था और ये लोग अर्थ में घूम रहा था, डोमिनेट कर रहा था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद फिर बीच का जो 150 मिलियन साल है उसको खत्म, डायरेक्ट उसके बाद यहां पे आ गया 350 मिलियन ईयर्स एगो। मतलब बीच का देखो 500 मिलियन ईयर्स एगो इन्वर्टेब्रेट्स आ गया था, बीच का 150 साल मतलब क्या हुआ, इवोल्यूशन हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है ना। इवोल्यूशन तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अभी भी चल रहा है। तो 350 साल पहले क्या बोला कि जो फर्स्ट जॉ 350 मिलियन ईयर साल पहले ना, 350 साल पहले 350 मिलियन ईयर्स पहले जो फर्स्ट जॉलेस फिशेस है इनका इवोल्यूशन हो चुका था, जॉलेस फिश आ चुका था। जॉलेस फिश है ना जिसमें जबड़ा नहीं होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल बोल देंगे हम लोग, जो भी साइक्लोस्टोमेटा है, साइक्लो सर्कुलर माउथ रहता है, उसमें जॉ नहीं होता है ना। तो जॉलेस फिश का ऑरिजिन हो गया था 350 मिलियन। अभी हम आपको ना इसके बाद आपको थोड़ा एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन बता देंगे, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि हम लोग इनवर्टेब्रेट्स किसको बोलते हैं और वर्टेब्रेट्स किसको बोलते हैं, या कॉर्डेट्स या नॉन कॉर्डेट्स किसको बोलते हैं, या फिर फिश में बोनी फिश किसको बोलते हैं, कार्टिलेजिनस फिश किसको बोलते हैं, वो सब समझ आ जाएगा इसी वीडियो में। तो अभी देखिए टाइमलाइन ऑफ इवोल्यूशन, 350 मिलियन साल पहले जॉलेस फिश आ गया था, और इसी टाइम में जो जॉड फिश होता है ना, जॉड फिश इसके पास जॉ है, मतलब कि पाइसेस, पाइसेस भी आ गया था। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, देखिए जॉलेस फिश तो मिला ही ओशियंस में, उसके बाद फिश विथ बोनी स्केलेटन, fish with bony skeleton and stout fins। stout fins क्या होता है अभी समझ आ जाएगा। stout fins were found in oceans। इसको हम लोग लोब फिन्स भी बोलते हैं, लोब फिन्स, या इसी को हम लोग सिलोकैंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलोकैंथ फिश। देखिए जैसे कि हम बोल रहे हैं 350 मिलियन साल पहले जॉलस फिश आ चुका था, जॉलस फिश के साथ साथ भी फिश विथ बोनी स्केलेटन, मतलब स्केलेटन जो बोन्स का बना हुआ है, एंड स्टाउट फिश। स्टाउट मतलब होता है, आप लोग इसको स्टाउट फिश मतलब मजबूती से समझ सकते हैं। स्टाउट फिश बोलने का मतलब है ना कि जैसे कि फिन्स क्या होता है, और डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो एक मछली है, क्या है ये? एक मछली है। इस मछली में यहाँ पे एक लोब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज अ लोब, है ना। क्या है ये? लोब। और इसी लोब से फिन्स निकला हुआ है, इसी लोब से फिन्स निकला हुआ है, इसीलिए इस फिश का नाम पड़ गया लोब फिन्स, है ना। इसीलिए इस फिश का नाम पड़ गया लोब फिन्स। देखो ये जो फिन्स था मजबूत था, स्टाउट भी लिखा हुआ है, तो इसीलिए कभी कभी ये ऐसे ऐसे करके ना पानी से निकल के जमीन में भी आ जाता था चल चल के, है ना। तभी तो फिशेस के बाद एम्फीबियंस जो हम लोग बोलते हैं, एम्फीबियंस का इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबियंस का ऑरिजिन हुआ। तो इसी फिन्स के कारण ये थोड़ा सा ट्रेवल कर सकता था, मतलब पानी से बाहर आ सकता था और फिर वापस पानी में ये चला जाता था। तो इसीलिए इसका नाम लोब फिन्स है, स्टाउट लोब फिन्स, है ना। एक लोब फिन्स तो यहाँ लोब है और लोब के ऊपर फिन्स, इसीलिए लोब फिन्स। और स्टाउट फिन्स मतलब था मजबूत, है ना, मजबूत फिन्स। फिश विद बोनी स्केलेटन एंड स्टाउट फिन्स वर फाउंड इन ओशियन। देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ऐसा माना जाता था कि ये जो लोब फिन्स है ना ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब ये अब इस धरती पर नहीं मौजूद है ना, एक्सटिंक्ट हो चुका है। लेकिन साउथ अफ्रीका में
1938 में एक फिशरमैन को एक फिश मिला, है ना। वो फिशरमैन देखा उस फिश को, बोला ये तो थोड़ा अजीब सा मछली है। गया, फिर उसका रिसर्च वगैरह हुआ, तो साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि ये यही वाला लोब फिश था। तो जो हम लोग सोच रहे हैं ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन 1938 में साउथ अफ्रीका में ये पाया गया पानी में, और तब बोला गया कि ये जो लोब फिश है, जिसको एम्फीबियंस का एंसेस्टर माना जाता है, वो आज भी जिंदा है ना, एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है। एनसीईआरटी में है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख रहे हैं हम यहाँ पे। इन 1938 इन साउथ अफ्रीका फिशरमैन कॉज्ड अ फिश, और ये कौन सा मछली निकल गया, ये निकल गया लोब फिश, जिसको हम लोग मानते थे कि यह मछली एक्सटिंक्ट हो चुका है। दिस लोब फिश वर थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, लेकिन साउथ अफ्रीका में 1938 में ओशियंस में ये मछली हम लोग को मिला, ठीक है ना। तो एक्सटिंक्ट नहीं हुआ था ये। अब देखिए यहां तक तो एनसीईआरटी में बिल्कुल हम जो आपके बोर्ड में लिख दिए ऐसे ही लिखा हुआ है। इसके बाद ये डायरेक्ट प्लांट के पास पहुंच गया, मतलब बोला जैसे 350 मिलियन ईयर्स अगो जॉलेस फिश आ गया, और जो जॉर्ड फिश है वो भी आ गया है, लेकिन लिखा हुआ है टाइमलाइन 320 मिलियन ईयर्स एगो। 320 मिलियन ईयर्स एगो प्लांट के बारे में एक लाइन लिखा हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आप लोग को याद रखना है। सम सीवीड्स and some vascular plants were existed, ठीक है ना। देखिए ये बिल्कुल साइड लीजिएगा, अभी हम लोग जैसे बोल सकते हैं हम लोग एनिमल्स का इवोल्यूशन देख रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ये 350 मिलियन ईयर से वो जॉलेस फिश के बाद एक लाइन और लिखा हुआ है 320 मिलियन ईयर से वो क्या आया, ये फिन्स, ये सीवीड्स एंड सम वैस्कुलर प्लांट्स वर एग्जिस्टेड, ये प्लांट के बारे में एक लाइन दे दिया गया है, तो उसको देख लेंगे, साइड रखेंगे। अभी हम लोग का ये टाइमलाइन चल रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आया 2000 मिलियन साल पहले, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स आ गया, इसका कोई टाइमलाइन नहीं दिया हुआ है। यूकैरियोट से मल्टी सेलुलर आ गया, इसका भी कोई टाइमलाइन नहीं दिया हुआ है। 500 मिलियन ईयर से वो इन्वर्टेब्रेट्स वर एक्टिव। 350 मिलियन ईयर से वो जॉलेस फिश आ गया था, जॉलेस फिश से जॉर्ड फिश भी आ गया था, और यहाँ पे आपको जो एग्जांपल याद रखना है सिलोकेंथ फिश का, है ना, लोब फिश या स्टाउट फिश भी हम लोग बोलते हैं। आप लोग देखेंगे इसका एक एग्जांपल है, एग्जांपल का नाम क्या है, लैटिमेरिया। लोब फिश का एग्जांपल है ना लैटिमेरिया। अब देखिए थोड़ा सा हमको इसको मिटाना पड़ेगा, इसको राइट कर लीजिए, मतलब इसको लिख लीजिए और इसके बाद देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे इसको साइड रखिए, प्लांट्स वालों को भी साइड रखिए। 350 मिलियन ईयर्स एगो, 350 मिलियन ईयर्स एगो हम लोगों को क्या मिल गया, लोब फिश मिल गया था, ठीक है। अब देखिए इसी के बाद 350 मिलियन ईयर्स के बाद क्या आ गया, फिश से एम्फीबियंस आ गया। एम्फीबियंस का भी कोई टाइमलाइन नहीं दिया हुआ है। एम्फीबियंस के बाद आया रेप्टाइल्स। कब आया ये रेप्टाइल्स, इसका भी कोई टाइमलाइन नहीं दिया हुआ है, बस लिखा हुआ है कि इस रेप्टाइल्स ने 200 सालों तक राज किया। 200 मिलियन, 200 मिलियन ईयर्स डोमिनेटिंग द अर्थ। 200 मिलियन साल तक इस रेप्टाइल्स ने अर्थ पे राज किया, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं अंग्रेज ने 200 सालों तक हम भारतीय पे राज किया, इस रेप्टाइल्स ने इस अर्थ पे 200 मिलियन साल तक राज किया, मतलब ये उस समय डोमिनेट कर रहा था। डायनासोर्स वगैरह थे बड़े बड़े साइज के, और इस रेप्टाइल्स को बोला जाता है फर्स्ट ट्रू लैंड एनिमल। फर्स्ट ट्रू लैंड एनिमल, मतलब ऐसा इसलिए बोला जाता है ना, क्योंकि देखो एम्फीबियंस क्या था, वो पानी में चला जाता था फर्टिलाइजेशन करने के लिए। एम्फीबियंस मतलब होता क्या है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पानी में भी रहे और जमीन में भी रहे, उसको एम्फीबियंस बोलते हैं। और
ये जो एम्फीबियंस था ना, ये पानी में बेसिकली जाता था अपना फर्टिलाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे कि मान लो इसको फर्टिलाइजेशन, इसका जो स्पर्म और ओवम है ना, वो पानी में ही फ्यूज करता था, मतलब वाटर नेसेसरी था फर्टिलाइजेशन के लिए। उसके बाद जब रेप्टाइल्स आया, एम्फीबियंस में कोई भी जैसे कॉपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं था। जैसे हम लोग ह्यूमंस में पेनिस होता है, वैसे इसमें एम्फीबियंस में कोई भी कॉपुलेटरी लाइक ऑर्गन्स नहीं था। इसीलिए ये पानी में जाता था, स्पर्म रिलीज करता था, जो फीमेल थी वो एग रिलीज करती थी और पानी में ही फ्यूजन हो जाता था। अब ये फ्यूजन तो जमीन पे नहीं हो सकता था ना, उसको तो कुछ मीडियम चाहिए स्पर्म और एग को। तो इसीलिए जो एम्फीबियंस था उसके लिए वाटर चाहिए था रिप्रोडक्शन के लिए, उसको वाटर चाहिए था फर्टिलाइजेशन के लिए। लेकिन रेप्टाइल्स आया और रेप्टाइल्स में कॉपुलेटरी ऑर्गन्स डेवलप हो गया, इसीलिए दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट ट्रू लैंड एनिमल, है ना। मतलब कि अब ये जमीन में रहने लगा था, पानी का इसको जरूरत नहीं था। अब देखेंगे, जैसे कि बोल रहे हैं, इसका ये कब आया, इसका तो कोई टाइमलाइन नहीं दिया हुआ है। 200 मिलियन सालों तक इसने, रेप्टाइल्स ने अर्थ पे राज किया। और एनसीईआरटी में फिर डायरेक्ट लिख दिया है 65 मिलियन ईयर्स एगो डायनासोर डिसअपियर्ड, डायनासोर डिसअपियर्ड, है ना। देखिए 350 में लोब फिन्स आया, लोब फिन्स से एम्फीबियंस आया, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स आया, रेप्टाइल्स ने 200 मिलियन साल तक अर्थ पे राज किया। और फिर डायरेक्ट लिख दिया 65 मिलियन ईयर्स, ये गो डायनासोर डिसअपियर्ड। मतलब कि देखो, अगर ये 200 साल तक राज किया और 65 मिलियन साल पहले ये डिसअपियर्ड हो गया, मतलब कि ये हम लोग बोल सकते हैं कि 265 मिलियन ईयर से वो आया होगा। बोल सकते हैं ना, रेप्टाइल्स 265 मिलियन ईयर से वो इवॉल्व होके आया, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखिए, इसी में एनसीईआरटी में 2 लाइन लिखा हुआ है रेप्टाइल्स वाले में। कुछ रेप्टाइल्स जो थे वो वापस पानी में चले गए, है ना। नाम लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल में इक्थायोसॉरस, इक्थायोसॉरस। देखो नाम से ही पता चलता है, इक्थ मतलब होता है फिश और सॉरस मतलब होता है लिजार्ड, है ना। ऐसा मतलब बोल सकते हैं, मतलब ये इसके पास दोनों का कैरेक्टर हो सकता है, इसलिए नाम रख दिया इक्थायोसॉरस, फिश और लिजार्ड का। अब फिश था एक्वेटिक, लिजार्ड था टेरिस्टेरियल। मतलब ये कुछ रेप्टाइल्स का ना वापस पानी में चले गए, तो इसका नाम रख दिया इक्थायोसॉरस। लिख देते हैं गोज बैक टू वाटर, गोज बैक टू वाटर। अब देखिए, जैसे कि जो रेप्टाइल्स में डायनासोर था, डायनासोर डोमिनेट कर रहा था। और एनसीईआरटी में सबसे बड़ा साइज का डायनासोर का नाम दिया है, लार्जेस्ट डायनासोर टीरेक्स, है ना। टीरेक्स नाम है, जो कि 20 फीट का हो सकता था, 20 फीट का। तो इस समय डायनासोर डोमिनेटिंग था। अब देखिए, अब ये जो डायनासोर डोमिनेटिंग था और लिखा हुआ है 65 मिलियन ईयर से वो डायनासोर डिसअपियर्ड हो गया। कैसे डिसअपियर्ड हो गया अभी तक मिस्ट्री है, कोई नहीं बता पाया है। कोई बोलता है मेटेरॉइड्स आके टकरा गया था, या इस समय का इन्वायरमेंट चेंज हो गया था। इन्वायरमेंट चेंज होने से जो डायनासोर था उसके लिए ये धरती उसके अनुकूल नहीं रही, जिससे कि वो एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया, है ना। और कोई बोलता है मेटेरॉइड्स आके टकरा गया जिससे कि ये सब मर गया। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि जब रेप्टाइल्स है ना, आपको पता है ना, रेप्टाइल से बर्ड्स आया और मैमल्स आया, तो ऐसा नहीं है कि इस समय कोई मैमल्स नहीं था, मैमल्स थे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द फर्स्ट मैमल्स वर श्रीयू लाइक, श्रीयू मतलब होता है छुचुंदर, जो हम लोग का घर में मुंह निकला रहता है ना, चूहा घूमते रहता है, उस छुचुंदर बोलते हैं उसको। तो वो फर्स्ट मैमल था। वो क्यों बच गया उस तबाही से? वो इसलिए बच गया क्योंकि वो बिल में रहता था, है ना, बिल के अंदर रहता था, इसीलिए वो बच गया। अब देखिए, डायनासोर डिसअपियर्ड हो गया, श्रीयू बाहर निकला। श्रीयू जब बाहर निकला तो वो देखा, उसका तो मजा हो गया, बोला कि अरे मेरा तो जो डोमिनेट कर रहा था रेप्टाइल्स वो तो खत्म हो गया, अब मैं डोमिनेटिंग बनूंगा। और आज के डेट में मैमल्स इस अर्थ पे डोमिनेट कर रहा है। देखिए, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, अर्थ पे ऐसा नहीं है कि मतलब किसी का चांस नहीं आएगा, हर ऑर्गेनिज्म कभी ना कभी डोमिनेट करेगा। जैसा कि आपको पता चल रहा है, या जैसा कि आपको पता चल रहा है, इस समय इन्वर्टेब्रेट्स डोमिनेट कर रहा था, इन्वर्टेब्रेट्स के बाद क्या आया, फिश वाला डोमिनेट कर रहा है, एम्फीबियंस भी कभी डोमिनेट कर रहा होगा, तभी तो इतना बीच का टाइम ज्यादा है ना, 320 मिलियन ईयर से 265 मिलियन ईयर से हो गया। उसके बाद रेप्टाइल्स ने 200 मिलियन सालों तक डोमिनेट किया। अब कौन डोमिनेट कर रहा है? मैमल्स डोमिनेट कर रहा है ना, हम लोग है ना डोमिनेटिंग अभी अर्थ पे। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है कि अब हम लोग हमेशा के लिए डोमिनेट करेंगे, बाद में कुछ चेंज आएगा, और जब चेंज आएगा तो हम लोग भी डोमिनेट नहीं करेंगे, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म डोमिनेट करेगा।
तो ये है ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, है ना, टाइमलाइन ऑफ इवोल्यूशन, जो आपको बिल्कुल याद करना है जैसे मैंने बताया आपको। ये सारे एनसीईआरटी में गिवन है। इसको तो आप याद करेंगे ही, आपके बोर्ड में आएगा, नीट में भी इसी से क्वेश्चन आएगा। और एक बात, जो भी वीडियो वगैरह आप देख रहे हैं ना, इसको थोड़ा शेयर कर दिया करिए, ताकि जो भी बच्चे इवोल्यूशन पढ़ना चाहते हैं उनको ये वीडियो मिल जाए। ओके, थैंक्स ऑल। तो आप लोगों ने अब तक ये देखा ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन में एवोल्यूशन कैसे हुआ, ऑरिजिन कैसे हुआ, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का टाइमलाइन आप लोगों ने देखा। देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन बता देंगे, जिससे आपको ये थोड़ा और इजी लगे। तो वो क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं एनिमल किंगडम का। आप लोगों ने क्लास 11th में वैसे पढ़ा होगा, फिर भी एक बार हम रिवाइज करवा दे रहे हैं। एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन, इन वर्टेब्रेट्स हम किसको बोल रहे हैं, वर्टेब्रेट्स किसको बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, जो एनिमल किंगडम है ना, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ रखा है। जो एनिमल किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया, इसको दो कैटेगरी में सबसे पहले बांटा गया। क्या? नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, और कॉर्डेट्स जिसके पास नोटोकॉर्ड है। अब ये नोटोकॉर्ड क्या होता है, ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है। वैसे आपको थोड़ा बता दी, नोटोकॉर्ड हम लोग को बॉडी को सपोर्ट करता है, ताकि हम लोग ऐसे स्ट्रेट खड़े रहे। नोटोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ना। अब देखिए, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर जो जो ऑर्गेनिजम्स आता है, इसके अंदर जैसे ये किंगडम हो गया ना, इसके अंदर 10 फाइलम आते हैं। पहला फाइलम है पॉलीफेरा, दूसरा फाइलम है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केहेल्मिन्थस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोल्युस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमीकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ठीक है, देखिए 10 हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो नॉन कॉर्डेट्स है, मतलब जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, वो इस 10 फाइलम के अंदर आएंगे। अब आप लोग देखेंगे, ये जो कॉर्डेट्स है, मतलब जिसके पास नोटोकॉर्ड है, जिसके पास नोटोकॉर्ड है, ये कॉर्डेट्स 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, और वर्टेब्रेटा। देखिए, वर्टेब्रेट्स हम लोग उसको बोलते हैं जिसका जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड आर रिप्लेस्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम इन एडल्ट। एडल्ट में जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टेब्रल कॉलम बन जाता है ना। नोटोकॉर्ड हट के उसके बाद क्या आ जाता है? वर्टेब्रल कॉलम, इसलिए इसको हम वर्टेब्रेट्स बोलते हैं। अब आप लोग देखेंगे, यहां से लेके यहां तक इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्टेब्रेट्स। क्या बोलते हैं इसको? इनवर्टेब्रेट्स। इनवर्टेब्रेट्स मतलब इसके पास वर्टेब्रल कॉलम नहीं है। अब आप लोग देखेंगे, जैसे ये वर्टेब्रेट्स हुआ, वर्टेब्रेट्स का 2 डिवीजन है। पहला होता है अग्नाथा। अग्नाथा मतलब जिसके पास जौ नहीं है, जौ जबड़ा है ना, जिसपे दांत लगे हुए हैं, जबड़ा मसूड़ा, वो नहीं है। इसका मतलब क्या है? जॉलेस। और जिसके पास जौ है उसको बोलता है ग्नैथोस्टोमाटा। ग्नैथोस्टोमाटा, इसके पास जौ है,
मतलब जो जबड़ा है उसमें दांत लगा हुआ है। अगर आप इस जॉलेस फिश का मुंह देखेंगे ना तो कुछ ऐसा दिखेगा, सर्कुलर टाइप का। क्यों सर्कुलर दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे जबड़ा नहीं है, दांत ऐसे ही लगा हुआ है ऐसे करके कहीं भी। लेकिन ग्नैथोस्टोमाटा को देखेंगे तो इसके पास आपको क्या मिलेगा? जॉ मिलेगा, दे हैव अ जॉ। अब देखिए ग्नैथोस्टोमाटा का दो डिवीजन है। पहला डिवीजन है जिसको हम लोग पाइसेस बोलते हैं, पाइसेस, और दूसरा है टेट्रापोडा, टेट्रापोडा। पाइसेस के अंदर दो चीज आता है, एक होता है कॉन्ड्रीकिथस, कॉन्ड्रीकिथस, और एक होता है ऑस्टिकिथस, ऑस्टिकिथस, है ना। देखिए कुछ नहीं है, पाइसेस जनरली फिश को बोलते हैं, और कॉन्ड्रीकिथस फिश जो कार्टिलेजिनस फिश है, कार्टिलेजिनस फिश, और ऑस्टिकिथस मतलब बोनी फिश जिसका पास स्केलेटन है ना, बोनी फिश जिसके पास बॉडी में क्या है? बोन्स है। जो हम लोग खाते हैं जनरली, खाते हैं ना काटा जो बोलते हैं, वो बोन्स ही है ना, इसका स्केलेटन है। तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं बोनी फिश जिसको हम लोग खाते हैं, और कार्टिलेजिनस फिश जो हम लोग को खाता है, जैसे शार्क, इसके बॉडी में बोन नहीं है, क्या है? कार्टिलेज है। और टेट्रापोडा के अंदर आ जाएगा आपका एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। इसको भी, ये जो क्लासिफिकेशन अभी हम लिखे ना बोर्ड में, इसको भी आप एक इवोल्यूशन के टाइमलाइन का जैसा देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बोल दे कि लाइफ का ओरिजिन कहां हुआ था? पानी में हुआ था। ये भी पानी में है, 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 ये भी पानी में है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लैंड में आना स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद भी मोलस्का का मेंबर देखेंगे ज्यादातर पानी में है। इकाइनोडर्माटा, स्टारफिश वगैरह सब पानी में ही रहता है। फिश देख लीजिए, जॉलेस फिश है जो पानी में ही रहता है। पाइसेस ये भी पानी में रहता है, ये भी पानी में रहता है, ये भी पानी में, कभी लैंड में। यहां से मतलब ट्रू लैंड डेवलपर्स का डेवलपमेंट हुआ था, ट्रू लैंड डेवलपर्स, ट्रू लैंड जो जमीन पे आना स्टार्ट हुआ। रेप्टाइल्स बोलते थे फर्स्ट लैंड एंड फर्स्ट ट्रू लैंड एनिमल्स, जो पानी में नहीं जा रहा था। एम्फीबियंस तो पानी में जा रहा था फर्टिलाइजेशन के लिए। तो आप लोग बोल सकते हैं ऐसे करके, ये जो सारा इन्वर्टेब्रेट्स है, पहले कौन बना होगा? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। ऐसा हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि कैरेक्टर एडवांस होता चला जाता है। मतलब आप अगर यहां से यहां पे टपेंगे ना तो कोई नया कैरेक्टर आ जाएगा, यहां से डायरेक्ट यहां पे टपेंगे कोई नया। तभी ना बोल रहे हैं ये सबसे लोअर ऑर्गेनिजम्स है, हम लोग सबसे हायर ऑर्गेनिजम्स है। तो इवोल्यूशन हुआ ना, लोअर टू हायर, कैरेक्टर्स बनता गया। कैरेक्टर्स बनते बनते, इसी को तो इवोल्यूशन बोल रहे हैं, चेंज हो जाना। सब एनिमल्स ही है, ऑल आर कम अंडर द एनिमल किंगडम, सब एनिमल्स है, लेकिन सब में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। कोई फिश है और मैमल्स है, देख रहे हैं आप लोग। तो ऐसे इवोल्यूशन हुआ। और अभी जो आप लोगों को मैंने टाइमलाइन बताया ना, वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो कर ही लेना। और एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। थैंक्स ऑल।